खुशामदीद। 8:35 हुआ चाहते हैं और आपने देखना शुरू कर दिया अपना मनपसंद प्रोग्राम सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। मैं हूं आपका मेज़बान इशफा गौहर और आज के मॉर्निंग शो में इंतहाई अहम तरीन वाक़ात हमारे सामने हैं जिसको लेकर आपके साथ गुफ्तगू करनी है। मौसमी सूरत हाल से लेकर ज़मीनी सूरत हाल तक बात करेंगे। कुछ रिपोर्ट सामने आई है उसका तज्ज़िया तबसरा करेंगे। एडवाइजरियाँ जारी हुई है, कहाँ कहाँ पर वो एडवाइजरी जम्मू कश्मीर के हवाले से है उस पर गुफ्तगू करेंगे। मुल्की सतह पर आज एक दो बड़ी अहम नशस्तें होनी हैं, उन नशस्तों के आगे पीछे का हाल अहवाल भी आपके साथ रखेंगे। यानी कुल मिलाकर ये पूरा पैकेज जो होगा ये 3 पड़ावों पर आएगा। पहले और दूसरे मरहले पर हम लगातार आपसे खबर बताएंगे। तीसरे पड़ाव पर 8:35 पर जब आएंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि 8:40 से जो आखिरी 15 से 20 मिनट का वक्त है वो आज के दिन वक्फ रखा जाए जी सिर्फ फ़ोन कॉल्स के लिए, ताकि आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। क्योंकि जो मामलात आपके सामने रखे जाएंगे उसके बाद ज़रूर आपके मन में भी सवाल होंगे जो आप इंतज़ामिया से पूछिएगा ज़रूर, और उम्मीद रखिएगा कि उन सवालों का अमली जवाब वहाँ से भी आए। तो 3 पड़ाव में प्रोग्राम रहेगा। 10 बजे तक आप हमारा साथ देंगे। टीवी पर आप हमें देखना शुरू कर चुके हैं, फटाफट से मोबाइल उठाकर अपने फेसबुक पेज पर आइएगा, गुलिस्तान न्यूज़ लाइव फीड, गुलिस्तान न्यूज़ चैनल, 2 ऑफिशियल पेज हमारे चलते हैं, दोनों को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा और साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉग इन, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके एक क्लिक से जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल दुनिया पर तक जा सके और साथ साथ अपना फीडबैक भी इनबॉक्स मैसेज के जरिए से आप तक जरूर पहुंचाइएगा। आपसे वादा कि जो तनकीद आप करते हैं हमारे प्रोग्रामों को लेकर उन्हें हम बएहसन देखते हैं, उन्हें हम कदर की निगाह से देखते हैं और कोशिश करते हैं कि जो गलतियां आप हमारी निकालते हैं उन्हें हम सुबह के प्रोग्राम में जब दूसरे दिन आपके सामने आते हैं तो वो गलतियां हरगिज़ भी ना रहें। तो ये उम्मीद कि आप लगातार 10 बजे तक ट्रांसमिशन देखते रहेंगे। फिलहाल आते हैं अपने पहले पड़ाव पर। आज के दिन तारीख के पस मंज़र में क्या कुछ है और तारीख की किताब को पढ़ने के बाद चंद अहम तरीन वाक़ात आपके सामने रखेंगे। आसिफ रशीद मेरे साथी दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया आसिफ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ आज भी प्रोग्राम में रहने वाला है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जाएं, बैनुल-अक़वामी, कौमी और मकामी सतह पर खबरों की तरफ जाएं, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे का। खास क्या है वो ज़रा आपको बताते हैं। साल 2022, चौथा महीना अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक अप्रैल की आज 27 तारीख। 1526 में आज ही के दिन मुगल हुक्मरान बाबर दिल्ली का सुल्तान बना था। 27 तारीख थी, साल था 1526। 1748 में आज ही का दिन था जब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का इंतकाल हुआ। मुगल सल्तनत से जुड़े हुए ये 2 अहम शख्सियात, शुरुआत में इनके बारे में आपको बताया। इसके साथ साथ 1960 में नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज का आगाज हुआ, जिसके बाद यहाँ पर आर्मी की ट्रेनिंग और अफसरान का निकलना साल 2022 तक आज पिछले 60 सालों से जारी है। 1909 में सल्तनत उस्मानिया के मुराद पंजम ने अपने भाई सुल्तान अब्दुल हमीद का तख्ता उलटकर हुकूमत संभाली थी। साल था 1909, तारीख थी 27 अप्रैल की अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। 1984 में पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक ने अहमदियों पर इस्लामी नाम और अलामात के इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पाबंदी आयद कर दी थी 1984 में 27 अप्रैल को, यानी आज के दिन। 1989 में बांग्लादेश में एक खतरनाक तूफान आया और इसकी वजह से 500 से ज्यादा अफराद अपनी जान गंवा बैठे, 1000 से ज्यादा मामूली तौर जख्मी हुए। लेकिन सबसे खतरनाक सूरत हाल तब बनी थी जब यहाँ 32,500 के करीब लोग घरों से बेघर हो गए थे, जिनके घर इस तूफान की नजर हुए थे 1989 में 27 अप्रैल के दिन। 1993 में अफगानिस्तान के अंदर तैयारा AN-32 गिरा जब यहाँ मुसल्लह शोरिश थी और लड़ाइयाँ चल रही थी। रूस भी अफगानिस्तान के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए था और 1993 में उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर AN-32 गिरने से 76 अफराद की जान चली गई थी अफगान तैयारे के हादसे में। साल 2008 में अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जब उस वक्त के सदर हामिद करजई पर तालिबान ने हमला किया, लेकिन बाल बाल बचे थे और रुकन पार्लियामेंट, इसके अलावा 3 हमलावरों समेत 6 लोग इसमें हलाक हुए थे। जवाबी कार्रवाई फौरी तौर पर की गई थी और ये हमला काबुल के मज़ाफ़ाती इलाके में हुआ था। 2008 को तारीख थी 27 अप्रैल। एक रुकन पार्लियामेंट ने अपनी जान गंवा दी थी, जबकि जवाबी कार्रवाई में
हमला करने वालों में से 3 की मौत हो गई थी और दीगर राह फरार अख्तियार करने में कामयाब हुए थे। हिस्ट्री ऑफ द डे में इतना ही, लेकिन अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे और प्रोग्राम में आज आपको उस मामले की तरफ लिए चलते हैं जो मुल्की सतह पर या बैनुल-अक़वामी सतह पर सुर्खियों में था, लेकिन अब मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में भी ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और मामला हिजाब का है। इशफाक, चलिए जनाब, आज जरा शुरुआत हिजाब के मामले से करते हैं, जहां मुल्क की कई रियासतों के अंदर हिजाब मामले पर काफी गर्मा गर्म बहस हो रही है। स्कूल पर आने पर पाबंदी आ रही है। अब हिजाब का मामला पहुंच गया जी जम्मू कश्मीर के अंदर, और हिजाब मामला इस वक्त जो सामने आ रहा है वो शुमाली कश्मीर के एक स्कूल ने हिजाब पर पाबंदी लगाने की बात सामने आ रही है। और ये स्कूल जो है ये इंतजामिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस तो जारी कर दी गई है, यानी जो स्कूल इंतजामिया है उन्होंने उस्तादों और तलबा से कहा कि वो हिजाब पहन कर ना आए, और हिजाब मामले पर वजाहत भी थोड़ी देर पहले जो है वो सामने आई है। इस वक्त की अहम तरीन और बड़ी खबर कि नॉर्थ कश्मीर से जो सामने आ रही है कि एक प्राइवेट स्कूल है जी जो एक NGO चला रहा है, इंद्रानी बालन फाउंडेशन, उनकी तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जो सर्कुलर सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें स्टाफ से कहा गया है कि वो जब स्कूल के अंदर आए तो वो हिजाब पहनकर ना आए, यानी स्कूल गेट्स के अंदर, परमिसेस के अंदर हिजाब पहनने पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। इस तरीके की खबर जो है वो सामने आ रही है, और जब ये खबर सामने आई है तो इसके फौरन बाद सिविल सोसाइटी, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर की है, श्रीनगर की है, साउथ कश्मीर की है, वो लगातार सरापा एहतजाज है, और उनका मानना कि इस तरीके से एक तनाव फैलेगा जी इस खित्ते के अंदर, और इस तरीके की कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। कि निजी स्कूल की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर चला गया है हिजाब को लेकर, और अब जो मुझे एक ज़राए से खबर आ रही है कि उनका मानना कि हिजाब नहीं जी, हम निकाब को कह रहे थे। बहरहाल हिजाब या निकाब, तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जब से हम लगातार ये कौमी खबर देख रहे थे कि कहाँ पर ये मामले चले, हरियाणा हाई कोर्ट ने जो कर्नाटका हाई कोर्ट है किस तरीके से उन्होंने अपना एक ऑर्डर दिखाया था और अपनी बात सामने रखी थी, और उसके बाद इम्तिहानात में भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी चला गया था, इंटरवेन ज़्यादा नहीं हो पाया था। अब ये मामला पहुंचा जी कश्मीर, और कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर से इस वक्त की खबर है कि एक स्कूल जो जिस्मानी तौर नाखेज बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर स्कूल चल रहा है, वहाँ पर इस तरीके की इत्तला है कि वहाँ से एक जो मकामी प्रिंसिपल है स्कूल का, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है, जो ऑर्डर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, और उसके बाद अब वहाँ की सिविल सोसाइटी और आम लोगों ने इस ऑर्डर के इजरा होने पर ताज्जुब का इजहार किया है, और साथ साथ अपील की है इंतज़ामिया से कि वो इंटरवेन करे इससे कबल कि सूरत हाल पुरतनाव वहाँ पर हो, क्योंकि सूरत हाल जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर हिजाब को लेकर चल रही है वो मामला अब दस्तक दे चुका है जी कश्मीर के अंदर। और नॉर्थ कश्मीर से अभी तक की बड़ी खबर और पहली खबर जिससे हम आगाज़ कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर हिजाब, अजान, लाउड स्पीकर का मामला चल ही रहा था, लेकिन उस बीच अब कश्मीर तक इसकी दस्तक आ गई है, और कश्मीर के अंदर नॉर्थ कश्मीर से इस वक्त की खबर जो सामने आ रही है कि एक निजी स्कूल ने फरमान जारी किया, और वो फरमान सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जिसके बाद सिविल सोसाइटी ने इंतज़ामिया से अपील किया कि वो मुदाखलत करें और यहाँ पर अमन कानून को बरकरार रखने के लिए कोई भी इस तरीके का कदम ना उठाया जाए या इजाज़त दी उठाने की, जिससे दो कम्युनिटियों के अंदर या जिससे मज़ीद डिवीज़न अंदर पैदा हो। तो ये जनाब बड़ी दिलचस्प बात थी, क्योंकि अभी तक हम लगातार देख रहे थे कि क्या कुछ चल रहा था मुल्क के अंदर, अब इसकी दस्तक कश्मीर तक आ गई है। 150 के करीब खुसूसी डिसेबल्ड बच्चे जो हैं वो स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, परिवार स्कूल बारामूला इसका नाम रखा गया है, और अब यहाँ से ये खबर है कि यहाँ के मकामी इंतज़ामिया ने इस पर पाबंदी आयद कर दी। अब नकाब वाला मामला है या हिजाब वाला मामला है, इसकी वजाहत लगभग 10 बजे आज हो जाएगी, क्योंकि मेरे ज़राए अभी जो हमें बता रहे हैं कि 10 बजे के आसपास इस पर एक डिटेल स्टेटमेंट भी स्कूल या मकामी इंतज़ामिया की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि रात देर गए जब से ये वायरल हुआ है तब से लेकर अभी तक इंतज़ामिया भी इस पूरे मामले को देख रही है, लेकिन अवाम के अंदर इस तरह भी कैफियत है, और सिविल सोसाइटी और बाइख्तियार लोग जो हैं वो लगातार इस पूरे मामले पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। तो ये मामला जी बारामूला नॉर्थ कश्मीर जो अब हिजाब की वजह से इस वक्त मुल्क भर के अंदर सुर्खियों के अंदर और नेशनल मीडिया की सुर्खियां बन चुका है जी। चलिए, शुमाली कश्मीर के बाद सेंट्रल कश्मीर आपको लिए चलते हैं और बात श्रीनगर की करते हैं। कल शाम से ही हम आपको बता रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर आतिशज़दगी का एक वाक़ा पेश आया, जिसमें इमलाक का भी नुकसान हुआ है, जानी नुकसान बहुत कम हुआ है,
माइनर इंजरीज कुछ लोगों को हुई है, लेकिन तफसीलात कुछ यूं है कि 8 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा। शॉर्ट सर्किट बुनियादी वजह बताई गई कि जिसकी वजह से आग लगी, और ये इलाका जो था नवा कदल में, जहां पर तकरीबन रात के 8:30 से 9 बजे के दरमियान जहां पर अचानक आग के शोले भड़के और एक मकान से आग नमूदार हुई, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जाता कि लकड़ी के मकान को पूरी तरीके से आग ने अपनी लपेट में लिया, और चंद ही मिनटों के दौरान पूरा इलाका यानी इसके आसपास जुड़े हुए पुराने जो लकड़ी के मकानात थे, आधा दर्जन से ज्यादा घर इसकी जद में आ गए। ये वो तस्वीरें आपके सामने हैं जो रात से अब तक सामने आई हैं, और खतरनाक सूरत हाल तब बनी जब ये धमाके बीच में हो रहे थे और सिलेंडर 2 से 3 ब्लास्ट होने की इतलात मौसूल हुई, और इतना कम वक्त रिहायशियों के पास था कि आग लगने के फौरन बाद वो बच कर निकले, लेकिन सामान यके बाद दीगर घरों से बाहर निकालते बहुत मुश्किल हो गया। हालांकि यहाँ पर कार्रवाई फौरी तौर शुरू हुई, लेकिन अभी तक जो ताज़ा तरीन इतलात मिल रही है, क्योंकि सूरत हाल बहुत अबतर है इस इलाके में, लोग अफ्तारी के बाद पूरी तरीके से इबादत में अब मसरूफ थे, दीगर कामकाज चल रहा था, खवातीन थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, लेकिन अचानक से अफरा तफरी का आलम, और सुबह होते होते इतलात ये मौसूल रही है कि इन धमाकों की वजह से इसमें बचाव कार्रवाई में सारी जो सूरत हाल तकरीबन ये 12 घंटों की रही है, इसमें वो तमाम लोग जो फायर एंड इमरजेंसी के एहलकार थे उनके मामूली तौर जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। और कनी मज़ार का इलाका है नवा कदल श्रीनगर में, और सिर्फ ये इलाका नहीं, डाउनटाउन और पुराने शहर के कुछ एक इलाके पिछले कुछ दिनों के दौरान जहां पर आतिशज़दगी के इन वाक़यात में 2 से 3 या 3 से 4 या निस्फ दर्जन के करीब मकानात इसकी जद में डाउनटाउन में हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि पहले 24 के करीब घर जले, फिर 6 घर और जले, और अब इस तरीके के इंसिडेंट जो है वो बढ़ रहे हैं। और कल जब हम कुछ तस्वीरें देख रहे थे सोशल मीडिया पर, तो मैं जना बड़े अदब और एहतराम के साथ अपनी आवाम से, अपने नौजवानों से आज दरख्वास्त करूंगा, जहां पर भी आग लगे तो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को अपना काम करने दे। वो इसको रोकने में अहल है और उन्हें पता है कि तकनीक क्या है लगाने की। हमारी जो कोशिश रहती है, हम पाइपें बिछा देते हैं, अपने तरीके से पानी को यूज करने की कोशिश करते हैं, जिससे काफी पानी लॉस होता है। और कल भी गुस्सा बहुत था नौजवानों में, इसमें कोई शक नहीं है। उनका मानना था कि एक ही गाड़ी आई जी, बाद में गाड़ियां आई, और जो गाड़ी आई उसमें भी पानी नहीं था उतना। किस हद तक ये सही है नहीं है, इट इज़ मैटर ऑफ डिस्कशन और डिबेट, और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब हम टेक्निकल आदमियों को काम करने ना दें और अपने हाथ में लेकर पाइपें बिछाना शुरू करें, और जब पाइप की जरूरत पड़ती है वो पता लगता है वो तो ऑलरेडी बिछी है, और वन से पाइप बिछ गई, उसको रोल करना है, वापस लगाना है, इसमें टाइम लगता है। इसलिए मैं आज दरख्वास्त करूंगा जी सभी लोगों से कि जहां पर भी इस तरीके की नागहानी आफत आए, जहां पर भी इस तरीके का मुसीबत आए, तो वहां पर अव्वलीन तरजीह जो कंसर्न लोग हैं उनको फोरफ्रंट पर रखें, उनकी मावनत करें, उनकी मदद करें। खुद एक्सपर्ट बन के डोज करने की कोशिश ना करें, बुझाने की कोशिश ना करें, जिसकी वजह से कल भी एक और ये जो हादसा देखने को मिला, इसके पीछे एक वजह वो भी, अगर टाइम पर सब कुछ हुआ होता तो शायद इतना नहीं होता। ये मेरी एक दर्दमंदाना दरख्वास्त है। अब जरा इसको एदाद शुमार को खोलकर आप जब देखेंगे तो पता लगता है जी 3 महीनों के अंदर, 2022 के 3 महीनों के अंदर 660 इंसिडेंट हुए हैं जी आग लगने की। और जहां कश्मीर से लेकर एंटायर जम्मू कश्मीर की जब आप आंकड़ों को देखेंगे तो करीबन 1 दर्जन के लोगों की मौत भी हुई है बाद में जलने और दीगर चीजों की वजह से। तो इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। 2-3 वजूहात है, मौसमियाती तब्दीली हमारे सामने है, और फिर बेतहाशा जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है वो आउटडेटेड है। और जो हमारी अक्सर, मैंने गुज़श्ता दिनों भी फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के कई जिम्मेदारों से पूछा, उन्होंने कहा कि जो हमारी जनाब इलेक्ट्रिक वायरिंग है ये काफ़ी पुरानी होती है और कभी अंडरग्राउंड भी होती है। ये एक बुनियादी वजह बनती है जी आग लगने की। तो बड़ा एहतियात बरतिएगा, क्योंकि इन इलाकों के अंदर और इस तरीके से डाउनटाउन के अंदर जब एक बार चिंगारी उठती है तो उसको बुझाने में वक्त लगता है, क्योंकि एक तो हमारी गलियां बहुत छोटी हैं, बुलडोज इसको जी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को आने में टाइम लगता है, और फिर पानी की भी किल्लत इन दोनों बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात हमें बरतना है, और साथ साथ ये भी कोशिश करनी है कि जो कंसर्न अथॉरिटियाँ हैं उनको सबसे आगे रखकर उन्हीं से काम करवाया जाए और उनकी हम मुआवनत और मदद करें। क्योंकि ये भी जब एदाद शुमार को आप देख रहे हैं कि 660 इंसिडेंट जब हुए हैं वादी के अंदर, तो पहले 3 महीने जो फिगर्स सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके की सूरत हाल यहां पर बनी है। और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का
इमलाक जो है वो नजर आतश हुए हैं। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने एक बार फिर सभी लोगों से अपील की है कि तुरंत से तुरंत, यानी जब भी आप इस तरीके का इंसिडेंट देखें तो बहुत जल्दी आप फायर इमरजेंसी डिपार्टमेंट को कॉल करें, इंतज़ार करें कि वो जब तक आते हैं तब जाकर आप उनकी मुआवनत और मदद करें। तो लाखों करोड़ों रुपए का इमलाक नजर आतश हो रहा है पिछले 3-4 महीनों के दौरान। एक बार फिर हमारी खबर जो है वो सामने है आपके, जहां पर 8 रिहायशी मकान जल चुके हैं। नवा कदल का इलाका है, रमजान का महीना है, आगे ईद है। अब बजाय ये कि हम ये रोए कि जनाब सरकार इनकी मुआवनत और मदद के लिए आए, अपनी मदद आपके तहत अभी मौका भी है, महल भी है। और जो अहले सरवत है, आज दर्दमंदाना अपील आज से यहाँ से आज हम कर रहे हैं आपको कि आप भी अपना ताउन करिए जी, खुले दिल से खुद आकर इनकी मदद कीजिए, क्योंकि आप देखिएगा आगे ईद है और आशियाने जल चुके हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि आशियाने दोबारा बने। चलिए बढ़ते हैं जी आगे। महकमा मौसमियात की पेशन गोई है कि आने वाले दिनों में जी मतला बरालूद नहीं रहना है, धूप भी होनी है। और जो सूरत हाल इस वक्त है वो ये बन रही है कि नदी नालों के अंदर पानी बतदरीज कम हो रहा है। और जब ये सूरत हाल आ रही है तो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी है। और ये एडवाइजरी किसानों के लिए इंतहाई अहम है। अगरचे ये पहली एडवाइजरी है और 3 दर्जन से ज्यादा इलाकों के नाम इस एडवाइजरी के अंदर जारी कर दिए गए हैं। क्या कहा गया है डिटेल के साथ आपको बताएंगे आसिफ रशीद, और सीधे चलेंगे श्रीनगर भी, जहां से हमारे साथ हिलाल हांजुरी भी ज्वाइन करेंगे। पिछले कई रोज से हम आपको बता रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये परेशानी है। और मौसम जब नॉर्थ इंडिया के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर खुश्क है तो उसका असर आबी ज़खायर पर और नदी नालों पर देखा जा रहा है। पानी की शदीद किल्लत, बिजली की परेशानी अपनी जगह, थोड़ी देर में उस पर भी आएंगे। लेकिन ऐसे में जब बिजली के बहरान से अब निकले नहीं थे कि पानी की किल्लत के सबब भी अब महकमा फ्लड व इरिगेशन की जानिब से जो वादी कश्मीर के अंदर बिलखुसूस मुख्तलिफ इलाकों के लिए एडवाइजरी जारी हुई है, उसमें इस बार काश्तकारों से कहा गया है कि वो धान की फसल ना उगाएं, बल्कि इस बार ये मुतबादिल इसका कोई तलाश करें। यानी कोई दूसरी फसल अगर है तो वो फौरी तौर पर मुतबादिल के तौर पर यहाँ आप काश कर सकते हैं। इस सूरत में महकमा की तरफ से बरवक्त आबपाशी के लिए ये लास्ट लाइन जो आपके सामने है, इसमें जहां पर आप हाथ से लिखी हुई तारीख देख रहे हैं 26/4, यानी कल 26 तारीख को ये नोटिस जारी हुआ, ये एडवाइजरी जारी हुई है। आखिरी लाइन में लिख दिया गया है कि महकमा फ्लड एंड इरिगेशन आज के वक्त में पानी देने की हालत में नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट ने हाथ खड़े कर दिए हैं और आने वाले दिनों के अंदर एक और शदीद बहरान से काश्तकारों को भी गुजरना पड़ेगा। ये पहली एडवाइजरी है जी, मेरी नजर में जहां तक मुझे लग रहा है ये पहली एडवाइजरी है। और ये महकमा फ्लड एंड इरिगेशन डिवीजन सोपोर की तरफ से जारी कर दी गई है, जहां पर डिवीजन ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। काश्तकारों को रवां बरस में धान की फसल काश्त न करने की हिदायत जारी की गई हैं। और सूबे में जो खुशहाली का मौसम इस वक्त लगातार चल रहा है और जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ़ थोड़ी सी पड़ी थी वो बहुत जल्द पिघल चुकी है। और अब आने वाले दिनों में जब हमें पानी की ज़रूरत है तो अब वो नहीं मिल सकता है। जब खेत के लिए पानी नहीं आएगा तो इसका रेसिप्रोकेट, इसका दूसरा पहलू भी देखिएगा, पीने के पानी की भी ऑटोमेटिकली किल्लत होगी। अब ये किल्लत कहां पर हो रही है? जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर हमें शायद ये लग रहा था कि अल्लाह ने हमें बेबहा कुदरत के खजाने हमारे पास है और हमारे ऊपर माहौलियाती तब्दीली का कोई असर नहीं पड़ेगा। पहली खबर जो आपके सामने है और डिवीजन की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है वो ये साफ है। हमारे साथ हिलाल ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, ये जो नोटिफिकेशन मेरी नजर में शायद ये पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ है, डिटेल में किन इलाकों के लिए ये नोटिफिकेशन है? क्या कुछ उम्मीद बाकी है अब इसके बाद कि काश्तकार या एग्रीकल्चर के साथ जो लोग हैं उनके लिए राहत होगी? बजूज की सरकार कुछ और भी प्रोग्राम करें, कुछ इस तरीके का है इनिशिएटिव कोई? बिल्कुल गौहर, हम ये कह सकते हैं कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। लेकिन इस वक्त यानी असर हाजिर में ऐसा लग रहा है कुदरत इस कौम से काफी नाराज है, क्योंकि पहले हमने कोविड की गुजरे तो इंसानी जानों पर बनाई थी और अब ज़राअत पर भी ये सारी सूरत हाल जो है बनाई है। ये नोटिफिकेशन जो है ये दफ्तर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिवीजन सोपोर की जो हमें हाथ लगी है, जिसमें लगभग इस डिवीजन के सैकड़ों ऐसे गांव देहात है जहां पर धान की पनीरी लगती थी, यहाँ शाड़ी का फसल जो है वो निकलता था। और इस हवाले से ऐसे लोगों से मुतलबा किया गया है एडवांस में ही कि वो इस साल धान की फसल जो है वो ना उगाए।
क्योंकि रीजन का ये बताया जा रहा है कि जहां पहले ही इस सरमा के दौरान बर्फबारी कम कलील हुई है, दूसरी बात यह है कि अब मार्च के महीने से ही जो गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है, उससे जो हमारे ग्लेशियर्स थे या जितने भी हमारे यकदस्ता पहाड़े हैं, वहां पर उनका पिघलना और पिघलने से जल्दी जल्दी पानी खारिज हो जाता है। और जब मौजून सीजन होता है सिंचाई का, जिसमें जून और जुलाई और अगस्त के महीने आते हैं, जब धान की फसल अपने हुबाब पे होती है, तो उस वक्त महकमा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल इन जमींदारों को या इन किसानों को पानी फराहम करने की सूरत में नहीं हो सकता है। तो इस वजह से उन्हें कबल वक्ती मुतनबे किया गया है, यहाँ तक कि मुतला किया गया है कि वो इस साल धान की पनीरी, धान की फसल ना लगाए, बल्कि उसकी मुतबादिल जो फसल है, चाहे मक्की लगानी हो या गुंदन लगाना हो या कुछ और फसल लगाना हो, जिसको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो उन ही फसलों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए। मुझे लगता है कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये सिर्फ नॉर्थ कश्मीर के इन इलाकों के लिए ही नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि दीगर डिवीजन के लिए भी हो सकती है। लेकिन जो हमारे हाथ लगी है वो फिलहाल सोपोर डिवीजन की है, जो मुझे लगता है कि पिछले जब हम सोपोर डिवीजन की बात करते हैं, दैट मींस एंटायर नॉर्थ। जी हाँ, इसमें जो मैं देख रहा हूँ कि जो इलाकों का नाम दिया गया है, हालांकि एक एक नाम यहाँ पे बोलना अभी हमारे लिए भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये सैकड़ों ऐसे इलाके हैं जो इस डिवीजन के मुंसलिक आते हैं, जो इस डिवीजन के आसपास आते हैं, बारामूला से लेकर पटन और पटन से लेकर सोपोर तक। तो इस तरह से ये सैकड़ों इलाके हैं जहां पर खास तौर पर धान की फसल लगाई जाती है। एक तरफ से ये तो एडवाइजरी हमारे पास आई है जो हम अभी नाजरीन को बता रहे हैं, तो क्या मैं ये समझूं कि ऑफिशियल ड्रॉट यानी खुश्क साली का ऐलान सरकार कर चुकी है? ये जो अभी एडवाइजरियां आ रही हैं, इसका मतलब तो यही है ना कि सरकार कहीं ना कहीं इस बात को मान रही है कि अब हमने जी प्लान 2 पर काम करना होगा, क्योंकि जब धान उगेगी नहीं तो सार्फिन तक तो कुछ ना कुछ पहुंचाना है। तो क्या मैं ये मानूं कि पहला फेज नोटिफिकेशन जारी करना, अब सरकार के लिए एक और परेशानी कि सरकारी राशन घाटों पर अब चावल की तकसीमकारी यकीनी हो, टाइम पर हो, क्योंकि अब तो ज्यादा रश पड़ेगा सीएपीडी पर। बिल्कुल गवार, ये खुशहाली का ही ऐलान है, क्योंकि अगरचे इससे यूपी गवर्नमेंट की लेवल पर अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन जो कंसर्न डिवीजन है वहां इस बात का ऐलान हुआ है और बाज़ाती तौर पर ये नोटिफिकेशन अब चस्पा भी की जा रही है अखबारात के अंदर कि यहाँ खुशहाली होगी और महकमा जो मुआसिब वक्त होगा, खासतौर पर जून और जुलाई, हालांकि अभी पानी की लेवल बराबर है, अभी ये धान की जो फसलें लगा सकते हैं उसके लिए पानी हो सकता है, लेकिन जब आगे सिंचाई के लिए, जब आगे इन्हें पानी की जरूरत होगी सैराब करने के लिए, तो उस वक्त पानी फराहम करने की सूरत में नहीं होगा। इसी वजह से उन्हें ये एडवाइजरी दी गई है। अब अगर इसके बाद कोई जमींदार पनीरी लगाता है तो उस वक्त वो क्लेम मुतल्लिका डिपार्टमेंट से नहीं कर सकता है, और इस तरह से ये ऐलान है कि ये कुछ सारी, और अब जो लेवल 2 है वो सरकार, अब जब ये राशन कम पड़ेगी, जब अब यहाँ धान की फसल नहीं होगी, शारी नहीं निकलेगी, चावल नहीं निकलेगा, तो उसका मुतबादिल ये है कि फिर आपने इंपोर्ट करना है और सरकार उस पर भी जरूर सोचती होगी। चलिए आप स्टैंड बाई पे रहिए। फिलहाल ऑफिशियली कुछ इलाकों के अंदर सरकारी तौर पर जो नोटिफिकेशन है, इसका मतलब खुश्क साली का ऐलान, दबे अल्फाज में ही सही, लेकिन क्या करें जब बर्फ नहीं पड़ेगी और महकमा जो मौसमियाती तब्दीली है वो तेजी के साथ देखने को मिले। मुल्क भर के अंदर पारा इस वक्त जब हम दिल्ली के अंदर तो 42 डिग्री, और आने वाले दिनों में 50 के पास जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में अभी भी सूरत हाल बेहतर ही दिख रही है, 24-32 के आसपास मौसम है, लेकिन जो बर्फ ना पड़ी है उसका असर हमारे सामने है। एहतियात कीजिएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि माहौलियात पर अगर आज के दिन हमने तवज्जो मरकूज नहीं की तो आने वाले दिनों में और भी अबतर सूरत हाल देखने को मिल सकती है। फिलहाल आते जी एक और बड़ी खबर की ओर, और खबर जरा मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट की है, क्योंकि वजारत दाखिला ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है, और दाखिला रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दिया गया है। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां एक दूसरे को ताउन देकर काम कर रही है। 9,120 करोड़ रुपया SRE पुलिस स्कीम के तहत देने का भी ऐलान कर दिया गया है। दाखिला वजारत की तरफ से साफ कर दिया गया कि इंटरनेशनल बॉर्डर हो, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जा रही है। और उसके साथ साथ MHA ने जो अपनी रिपोर्ट के अंदर यह साफ कर दिया है
कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंचर स्कीम है उसमें 9,120.69 करोड़ रुपीस जो है वो अभी तक वागुजार की गई हैं। मजीद क्या कुछ इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है, सीधे चलेंगे हम श्रीनगर। हिलाल हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, अपडेट कीजिएगा कि दाखिला वजारत की जो रिपोर्ट सामने आई है, तो दो बातें तो हमने बता दी कि हालात पुरअमन है, बॉर्डर्स पर हमारी नजर है, ज्वाइंट मैकेनिज्म के तहत सूरत हाल को देखा जा रहा है, और क्या कुछ इसमें वजाहत है? गवर, अगर हम ये देखेंगे जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें डिफेंस और दाखिला वजारत की बरह रास्त शमूलियत है और कहा गया है कि सभी फौज और दाखिला वजारत की जितनी भी शाखें हैं सिक्योरिटी एजेंसीज की, वो आपस में उनके दरमियान तालमेल है और जिसके रव से जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी मिलिटेंसी प्रोग्राम जो है वो जोइंटली चलाए जा रहे हैं। और इस हवाले से यही कहा है कि 9,120.69 करोड़ रुपए आप इन इदारों के लिए मुख्तस रखा गया है। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो ये साल 2014 से लेकर साल 2022 का मवाजना है कि इस जो मरकज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस दौरान किस तरह से यहाँ कामयाबियां सिक्योरिटी एजेंसीज को हासिल हुई हैं। और इस हवाले से यह भी कहा गया है कि साल 2014 में मारे गए 110 मिलिटेंटों में से अब 2020 में ये तादाद जो है 221 तक पहुंच गई। यानी साल 2014 के साल में 110 एक साल के अंदर मिलिटेंट मारे गए थे, जबकि 2020 में ये 221 तक पहुंच गई है। इस तरह से 2014 में 28 जबकि 2020 में 37 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो जाम बैक हो गए हैं। तो इस तरह से रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मरकजी दाखिला वजारत जो है वो जम्मू कश्मीर में 5 इंडियन रिजर्व पुलिस बटालियन और 2 सरहदी बटालियन और उसके साथ साथ 2 खवातीन बटालियन जो है उन्हें मंजूरी दी गई है बनाने की, और बाज़ाब्ता तौर पर इसका जो है इस रिपोर्ट में जगह भी मिली गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 1990 के दौरान जो पुराशुभ हालात थे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उस वक्त यही कहा गया है कि 64,827 कश्मीरी खानदान जो है वो कश्मीर से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। फटाफट से जरा इसकी और 2 पहलू हैं जी इस रिपोर्ट के, फटाफट से आसिफ आपको बताएंगे कि मजीद इस रिपोर्ट के अंदर मजीद 2 पहलू क्या है, क्योंकि ऑडियो लगातार खराब आ रहा है। फटाफट से जनाब दोनों खबरें बता दीजिएगा। चलिए, बात जरा कश्मीरी पंडितों की भी और इसके साथ साथ शहरियों की हलाकतों की भी करते हैं, चूंकि इसी अरसे के दौरान या 90 की दहाई से जो सूरत हाल रही उस पर रिपोर्ट जब सालाना तैयार की वजारत दाखिला ने, तो 3 दहाइयों के दौरान ये आदाद शुमार भी दिए गए कि 14,000 से ज्यादा आम शहरियों ने जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जान गंवाई, इस खासतौर से इन पिछले 30 वर्षों के दौरान। और इतना ही नहीं, 5,500 के करीब 5,356 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है, अफवाज के एहलकार हैं, ये तमाम लोग 1990 से 2020 तक मुख्तलिफ ऑपरेशंस में या मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान अपनी जान गंवा बैठे, जिसका मतलब हुआ कि 30 वर्षों के दौरान तकरीबन जम्मू कश्मीर में शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों को कुल मिलाकर आदादुशुमार ये पता चलता है कि 19,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई है इसी सूरत हाल के बीच वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक। जबकि ये भी बताया गया है 2022 और 21 के दरमियान बेहतरी का कहा गया है कि 21 और 22 के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल मजमूई तौर पर बेहतर हुई है, लेकिन इससे पहले की जो 30 वर्षों के दौरान सिचुएशन रही है उसमें यह बताया गया कि करीब 20,000 अमवात हुई, इनमें शहरी भी है, सिक्योरिटी एहलकार भी है। इसके अलावा ये भी साथ कहा गया कि वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर के मुतालिक फैसला लिया या सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए फैसला लिया, जिसमें 5 IR बटालियंस बनाई गई, 2 बॉर्डर बटालियंस बनाई गई, 2 खवातीन की बटालियंस बनाई गई, और इनमें 5 IR की बटालियन की जो रिक्रूटमेंट है, जो भर्ती का अमल है, वो ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका है। ये भी सलामती सूरत हाल की खातिर उसे बेहतरी के लिए वजारत दाखिला का एक बड़ा इकदाम था। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिशों को रोकने के लिए मल्टी टायर डिप्लॉयमेंट हुई। यानी पहले सिर्फ आप देखते थे कि फ्रंट लाइन पर BSF काम करती थी, उसके साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स, असम राइफल्स की खवातीन आप देख रहे हैं गांदरबल से जिनकी डिप्लॉयमेंट की शुरुआत हुई थी और उसके बाद LOC तक इनकी डिप्लॉयमेंट देखी गई थी। ये वो खवातीन हैं जो इस मल्टी टायर डिप्लॉयमेंट का हिस्सा है इंटरनेशनल बॉर्डर, इसके अलावा बॉर्डर फेंसिंग पर या फिर इंटेलिजेंस इदारों को और भी बेहतर बनाने के लिए जितने मुमकिन इकदाम उठाए जा सकते थे और ऑपरेशन के दौरान कोऑर्डिनेशन को, तालमेल को बेहतर बनाने के लिए कहीं पर अगर फुकदान था तो उसको खत्म करने के लिए कोशिशें की गई, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज के वक्त में एडवांस वेपन्स के साथ
जदीद हथियारों के साथ इस बात को यकीनी बनाया कि आज के वक्त में भी कहीं दरअंदाजी की कोशिशें होती हैं तो फौरी तौर पर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर इस दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया जाता है। ये सिक्योरिटी के हवाले से थी। इसके साथ साथ इसी खबर में यानी इसी रिपोर्ट के अंदर कश्मीरी पंडितों का जिक्र करते हुए सरकार ने कहा कि मिलिटेंसी से 90 की दहाई में 64,827 कश्मीरी पंडित जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ से निकले, जिनमें कुछ सिख भी थे, मुसलमान फैमिलीज भी थी, जो कश्मीर से मुतासिर हुए मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी सूरत हाल से जम्मू, राजधानी दिल्ली और मुल्क के बाकी हिस्सों में जाकर इन लोगों ने अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा काटना शुरू किया है। ये सरकार के आदादोशुमार के मुताबिक पंडित जम्मू, दिल्ली और हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों में आबाद हो गए, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक। इसके अलावा सरकार ने आदादोशुमार में यह भी कहा कि 1054 ऐसी फैमिलीज थी जो कि जम्मू के मुख्तलिफ एरियाज में, जो हिली एरियाज में थी, ऐसी सूरत हाल में मुतासिर हुई और उनको निचले इलाकों में या प्लेन एरियाज में माइग्रेट होना पड़ा। इसके अलावा सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, जो कि सरकार की तरफ से भी बताया गया और उसके बाद मकामी सतह पर भी इंतजामिया के पास है, जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस वादी से जिन लोगों की तादाद जो कुल बताई गई है वो 64,827 कश्मीरी पंडित फैमिलीज, ये कुंबे हैं सारे, ये एक एक करके फर्द की तादाद नहीं है, बल्कि 64,000 से ज्यादा फैमिलीज जो दिल्ली, जम्मू और मुल्क के बाकी रियासतों में जाकर आबाद हुए 90 की दहाई के बाद। सरकारी 64,000 में इन्होंने वजाहत कर दिया कि सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं है, जिसमें सिख कम्युनिटी के भी है, मुस्लिम कम्युनिटी के भी फैमिली जो हैं जो माइग्रेंट हुई है वादी से, जम्मू की और कुछ दिल्ली की और चली गई और कुछ मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर भी रह रहे हैं। इधर बाज़ाबादकारी के प्रोग्राम पर भी वजारत की तरफ से एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए और कहा गया कि कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबादकारी के हवाले से काम शदुमत से जारी है और अभी तक जो अप्रूव्ड जॉब्स थी, नौकरियाँ थी, उस पर भी काम हो रहा है और मज़ीद नौकरियों के मौके भी फराहम किए जाएंगे। और जो साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब के टेन्योर में प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया था, उसके खदख्वाल पर भी जो है वो तफसीलात फराहम की गई है। बात वज़ारत दाखिला की हो रही है, ज़रा एक और रिपोर्ट पर फटाफट से आपके सामने रखते हैं क्योंकि उसके बाद ब्रेक पर हमने जाना। तो ये जो रिपोर्ट आई है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो नौनिहालों की मौत हो रही थी और जो सेक्स रेशो हमारा था उसमें काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा था, वो अब इत्मीनान शरह तक आ चुका है। दो तीन अच्छी खबरें हैं जम्मू कश्मीर के एतबार से इस रिपोर्ट में। एक तो ये कि पैदाइश के वक्त जिनसी तनासुब में इजाफा देखा गया है। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पैदाइश के वक्त जो जिनसी तनासुब है वो 923 से बढ़कर 976 रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा है और नौजायद बच्चों की अमवात की शरह भी कम हुई है और बच्चों की शरह अमवात किसी बीमारी से जो पिछले सालों के दौरान काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ रुझान देखा गया था उसमें कमी दर्ज की गई है। वजारत दाखिला की सालाना रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2021 और 22 के मुताबिक, जिसमें अभी तक सरकार की तरफ से चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो कोविड से बचने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए जो इकदाम हों, उस सारी सूरत हाल में कहा गया कि ऑक्सीजन की सहूलियात से लेकर तिब्बी इमदाद तक बच्चों की बेहतर सहूलियात, उनका इलाज बेहतर हो और जो जिनसी तनासुब था, सेक्स रेशो था, जो जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी यूटीज के मुकाबले पिछले सालों में कम देखा गया था, उसको बढ़ाया जाए या इसमें अगर इजाफा होगा तो बच्चों को अमवात की शरह कैसे उसे कम किया जाए, बच्चों को अमवात से कैसे बचाया जाए और मौलिक अमराज का जो शिकार हो जाते हैं उन्हें कैसे इससे निजात दिलाई जाए। तो रिपोर्ट के मुताबिक इस बार इसमें इजाफा देखा गया, यानी 923 से बढ़कर 976 तक। ये एक रिकॉर्ड सतह पर यूटी इंतजामिया के आदादोशुमार पहले से मरकजी सरकार के बाद में इस पर सामने आया, जिससे ये पता चला। इसके अलावा ये भी पता चला कि सेहत की देखभाल बेहतर हुई है। यही वजह है कि बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने से ये चीज मुमकिन हो पाई है कि बच्चों की शरह अमवात कम हुई है। जहां तक जिनसी तनासुब की मजीद बात है तो नौजायद बच्चों की, यानी आप देखते थे कि जब बर्थ रेशो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत अच्छा माना जाता था, जब पॉपुलेशन को आप कंपेयर करते थे बाकी रियासतों के साथ, लेकिन बर्थ रेशो के साथ साथ डेथ रेशो भी परसेंटेज लगातार ऊपर जा रही थी, शरह बढ़ रही थी। उस बर्थ रेशो के साथ नौजायद बच्चों को अमवात से बचाने और चंद लम्हों के लिए या चंद मिनट के लिए वो बच्चे इस दुनिया में रहते थे और चले जाते थे, इस सिलसिले को रोकने के लिए सरकार ये मानती है कि मुख्तलिफ स्कीमों के तहत काम किया गया और NNMR के तहत भी ये वो स्कीम है जिसके तहत हर घर तक, हर बच्चे तक, हर माँ तक मदद दी गई, सहूलियात दी गई। यही वजह है कि आज के वक्त में जो अमवात की शरह है वो पहले हमारे पास तकरीबन 16.3 थी, वो गिरकर तकरीबन 12 से 12.5 और 13 पॉइंट्स के दरमियान पहुंची है, जिसका मतलब है 3 से 4% का यहाँ कमी देखी गई है। इसके अलावा हामिला खवातीन की जहाँ पर उनके चेकअप के लिए
और कबल वक्त बच्चों की पैदाइश, शरह अमवात कम करने के लिए, बच्चों की बेहतर तिब्बी सहूलियात के लिए और इसके लिए बच्चों के अगर पैदाइश के साथ वो किसी मर्ज में मुब्तला हैं तो उनके बेहतर इलाज के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर भी अगर कहीं उनके लिए इकदाम करना पड़े तो सरकार के मुताबिक इस बार तकरीबन 80% से ज़्यादा इस निज़ाम में बेहतरी हुई है। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि जिनसी तनासुब तो बेहतर हुआ ही, लेकिन नौजायद बच्चों की जो पैदाइश की 7 अमवात की शरह थी वो 16.3% पिछले 4 सालों में थी, जो इस बार गिरकर 12.3 तक पहुंच गई है। चलिए जनाब, ये तो खबर थी वजारत दाखिला के मुख्तलिफ पहलुओं पर जो रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें चंद बातें आपके सामने हमने शेयर की। अब जरा रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आएंगे तो जो दर्द सर इस वक्त जम्मू कश्मीर का बना हुआ है उसमें क्या कुछ सूरत हाल है, कहां तक उसमें दवा मिली है, उस पर हम बात करेंगे और दर्द सर क्या है वो भी बताएंगे। सयाहत महकमे में नई जान फूंकने के लिए सरकार ने एक और कदम लिया है, उस पर भी बात करेंगे। रियल एस्टेट की खबर आपको बताएंगे, आपको पुंछ भी लिए चलेंगे और भी कुछ अहम तरीन बातें हैं कि वजीर आजम को तकरीबन 40 से ज़्यादा लोगों ने खत लिखा है। खत किन लोगों ने लिखा है, क्यों लिखा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद बैक टू बैक के सारी बड़ी खबरें।